अपना डीएनए बाबर में दिखाई देता है तो वो देश की बात थोड़े ना करेंगे, चाहे ममता बनर्जी हो। क्या वो अपने आप को लोकतंत्र से बड़ा मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि एक आवास रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर उम्र के साथ साथ आपकी बुद्धि जो है उतनी ही घटती जा रही है क्या? अभियुक्त बनाया गया, माननीय कोर्ट के तरफ से कन्विक्टेड मुजरिम रहे, उनके चप्पलों को देखा है आपने, कितने महंगे चप्पल होते हैं। कंपनी का नाम बता दूंगा तो उस पर भी ईडी का रेड उन पे पड़ जाना चाहिए। चाहे बाबर को अपना बाप मानने वाले कुछ लोग, कि रात के अंधेरे में कभी चोरी हो जाया करती थी, रात के अंधेरे में डकैती होती थी, तो क्या उसी रात के अंधेरे में ये शिफ्टिंग, ये किस प्रकार का शिफ्टिंग है भाई? जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये सत्ता के संरक्षण में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार की राजनीति में हर दिन कोई ना कोई ऐसी बातें जो है वो सुर्खियों में छाई रहती है। अगर इन दिनों की बात करें तो राबड़ी देवी का सरकारी आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड में स्थित सरकारी आवास की चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है। अब ये चर्चा कब शुरू हुई? तो चर्चा तब शुरू हुई जब राबड़ी आवास जो है धीरे धीरे खाली होने लगा। रात के अंधेरे में सामान को जो है शिफ्ट किया जा रहा था। उसके बाद अब जो है खास करके एनडीए के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि उस सरकारी आवास में खजाना छिपा हुआ है, वो भी जमीन के अंदर। अब इसमें कितनी सत्यता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन जो है वो मौजूद है। तो सर, जिस तरीके से सुमित शशांक जी, जिस तरीके से सरकारी आवास में सामान छिपाने की अब बात कही जा रही है, खजाना छिपाने की बात कही जा रही है, इसमें आखिर ये मुद्दा क्यों उठा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि जनता की सरकार होती है, सरकार जनता बनाती है और जनता सेवक चुनती है, और सेवक चुनने के बाद उन सेवकों को पटना में रहने के लिए एक आवास, सरकारी आवास मिलता है। क्या लालू प्रसाद यादव, क्या राबड़ी देवी या फिर तेजस्वी यादव इन सभी चीज़ों से, इन सभी पैमानों से खुद को बाहर समझते हैं? ये प्रश्न है, ये जनता पूछ रही है बिहार की। क्या वो अपने आप को लोकतंत्र से बड़ा मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि एक आवास रह जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं ये पूछता हूँ कि प्रतीक आवास जो सरकारी है वो जनता का है, उस पर जनता का अधिकार है। जो सरकार है बिहार की, उसको जनता ने चुना है। और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नियमों के तहत जिसको जो आवास आवंटित करेगी वो आवास उस व्यक्ति को मिलेगा। उस आवास से इतना मोह क्यों, इतना लोभ क्यों, इतना स्नेह क्यों? इतना स्नेह बिहार की जनता से होता तेजस्वी जी को, राबड़ी देवी जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, तो अपने कार्यकाल में बिहार का हाल किस तरीके से चौपट कर दिया इन लोगों ने, पूरे बिहार की जनता ने देखा है। मुझे लगता है कि रात में गमला ले जाने का क्या है, और इतने बड़े बड़े गमले, और उन गमलों में क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। सिर्फ गमला ही तो नहीं ले जाया गया, इसके साथ बहुत सारे और भी सामान को जो शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, रात के अंधेरे में चोरी होती है, रात के अंधेरे में काम नहीं होता है। आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से, अपने अभिभावकों से, कि रात के अंधेरे में कभी चोरी हो जाया करती थी, रात के अंधेरे में डकैती होती थी जी। तो क्या उसी रात के अंधेरे में ये शिफ्टिंग, ये किस प्रकार का शिफ्टिंग है भाई? और जनता देख लेगी तो क्या हो जाएगा? कोई पूछने नहीं जा रहा है कि आप क्या ले जा रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में भी आप देख लीजिए, इनके एक और रिश्तेदार हैं, उनको टोटी चोर कहा जाता है जी। और क्यों कहा जाता है वो जनता जानती है, देश की जनता जानती है। मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलना है। किसी की बपौती नहीं होती है कोई भी बंगला। सरकार के द्वारा, सरकार प्रदत्त बंगले जो हैं वो सरकार के होते हैं, और सरकार जनता बनाती है, और जनता की सेवक सरकार होती है। ये लालू प्रसाद यादव को समझना है, ये आदरणीय राबड़ी जी को समझना है, और ये तेजस्वी यादव को समझना है। लेकिन नेता ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष फिरार है। जब उनको कुछ तो वोट मिला होगा ना इस चुनाव में, तो क्या इस भयानक ठंड में अपने ही लोगों से जाकर के, अपने ही वोटरों से पूछते, एक बार पूछते कि उनको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, उनके मुद्दे उठाते। मुद्दे उठाने की जगह पर नेता प्रतिपक्ष फिरार है। तो विपक्ष अपने आप को अकेला, असहाय महसूस कर रहा है, तो इस प्रकार की बातें करता है।
जी, आखिर ये सरकारी आवास में खजाना छिपाने वाला आखिर मुद्दा क्यों? मुद्दे तो कई सारे हो सकते हैं, तो आखिरकार आपके गठबंधन के द्वारा ये मुद्दा क्यों उठाया गया और उन्हें कैसे पता कि सरकारी आवास में खजाना छिपा? देखिए, मुद्दा ये है कि इतना लोभ क्यों, इतना लालच क्यों? एक सरकारी आवास से, मैं वही कह रहा हूं कि किसी की बपौती नहीं होती है कोई भी सरकारी आवास। आखिर क्या छुपाया है? आखिर कौन सी चीजें दबा के रखी ये है? चीज तो आप लोग चाह भी रहे थे कि वो सरकारी आवास धीरे धीरे खाली हो जाए, तो वो खाली होने का काम किया जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों? रात के अंधेरे में कि दिन के उजाले में? हो सकता है सामान ज्यादा हो। नहीं, वही पूछ रहा हूं ना, रात के अंधेरे में कि दिन के उजाले में? और वो गमले कहाँ जा रहे हैं ये भी तो बताना पड़ेगा ना। कुछ भी उनका नहीं है, सरकार के द्वारा दी गई चीजें भी सरकार की होती हैं। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था को कहीं ना कहीं मानने का काम, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, उनको करना चाहिए। कुछ लोग बिहार को ही अपनी बपौती समझते थे। कुछ लोगों को लगता था कि बिहार में कभी सत्ता परिवर्तित ही नहीं होगी। कुछ लोगों को लगता था कि उनका जंगल राज चलता रहेगा। कुछ लोगों को ये लगता था कि उनके जंगल राज के नायक वहां बैठे रहेंगे। लेकिन जंगल राज भी समाप्त हुआ और जंगल राज चलाने वाले भी समाप्त हुए। मुझे लगता है कि आज बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और सभी विधायकों के आवास बदले गए। ज़्यादातर विधायकों को अलग अलग आवास जो है वो आवंटित हुए। बड़े नेताओं को भी अलग अलग आवास आवंटित हुए। किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक बंगला बदलवाने के लिए मुझे लगता है वो भी सरकारी नियमावली के अनुसार, और उस नियमावली पर भी प्रश्न खड़ा करने का काम तेजस्वी यादव ने ही किया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो किया नहीं था। ये तो तेजस्वी यादव ने उसके ऊपर प्रश्न खड़ा किया था, माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और आज जब बदल रहा है तब इनकी छाती फट रही है। अब वो गमले कहीं इनके सहयोगियों के पास तो नहीं जा रही, ये भी देखना है। कहीं पश्चिम बंगाल तो नहीं पहुंच रहा है, ये भी देखना है। जी, आपने गमला शिफ्ट करने की बात कही कि रात के अंधेरे में गमला शिफ्ट किया जा रहा है, तो जो उनको बंगला अभी अलॉट किया गया है वो 39 नंबर में है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सूत्रों के द्वारा ये जानकारी आ रही है कि जितना भी गमला जो रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट होने की बात कही जा रही है वो जो है गोला रोड में शिफ्ट किया जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बहुत वजह पे नहीं जाना, मुझे ये समझना है। केवल एक बात मैंने आपके सामने स्पष्टता पूर्वक बता दिया, सरकार किसकी है? सरकार जनता की है, ठीक है। और जनता शासक है, सरकार सेवक है, और सेवक यानी जो जनप्रतिनिधि है वो सेवक है। विधानसभा में कार्यरत कोई भी जनप्रतिनिधि सेवक है। वो सेवक जनता ने चुना है, और उनको मकान रहने की व्यवस्था इसलिए दी जाती है कि वो यहाँ पर रह करके वो विधानसभा में या फिर सरकार के समक्ष अपने क्षेत्र के लोगों के विषयों को उठा सके। किसी की बपौती नहीं है कोई भी बंगला। अगर कोई भी व्यक्ति बपौती समझता है तो अपने दिमाग से निकाल दे इस चीज को। और इसी कारण से मुझे लगता है कि चारा चोरी का आरोप लालू प्रसाद यादव पे लगा, सजा याफ्ता मुजरिम हुए, माननीय कोर्ट ने उनको सजा याफ्ता मुजरिम कहा, यहाँ तक कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी अलकतरा चोरी और चारा चोरी के मामले में उनको अभियुक्त बनाया गया, माननीय कोर्ट के तरफ से कन्विक्टेड मुजरिम रहे। तो डर तो लगता है ना कि कहीं उस समय का कुछ पैसा दबा के तो नहीं रखा है। अगर रखा है तो जनता को वापस करें, इसीलिए जनता पूछती है। जी, एक और जानकारी आ रही है कि जो सरकारी बंगला अभी राबड़ी देवी को अलॉट किया गया है वो काफ़ी छोटा है, जिस वजह से राबड़ी देवी या लालू यादव या उनका पूरा परिवार नहीं चाहता कि वो उस सरकारी बंगले में शिफ्ट करे, इसलिए जितनी भी बातें हैं वो कही जा रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी निराधार प्रश्न है, और निराधार इसका मुझे लगता है कि आप बताइए मुझे कि पटना में रहने वाले कितने लोगों के पास बंगले हैं? जी। बिहार में रहने वाले कितने लोगों के पास राबड़ी देवी जितना बड़ा बंगला है? मैंने फिर कहा ना कि कुछ लोग अपने आप को शासक समझते हैं, राजा समझते हैं, राजा की भूमिका में स्वयं को रखते हैं। राजा रानी की सरकार नहीं है, जनता की सरकार है। जी। और ज्यादातर आप विधायकों के आवास देख लीजिए, 3 BHK 4 BHK, उससे ज्यादा बड़ा तो नहीं है कुछ भी। तो मुझे लगता है कि जनता जितने बड़े आवास में रहती है उतना ही बड़ा आवास जो है वो अन्य नेताओं का भी होना चाहिए। और ज्यादातर नेताओं के आवास जो हैं
वरिष्ठतम नेताओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन ज़्यादातर नेताओं की के आवास जो हैं वो काफ़ी अब छोटे हो चुके हैं। मुझे लगता है जितनी आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए। ये तो गांधी जी में विश्वास करते हैं। गांधी जी तो कपड़ा नहीं पहनते थे, तो सिर्फ गांधी का नाम लेके घूमेंगे और टी शर्ट पहनेंगे लाखों का। राहुल गांधी को देख लीजिए, लाखों का टी शर्ट पहन के घूमते हैं, नाम के आगे गांधी है। और गांधी जी तो धोती पहनते थे, आधा कपड़ा पहनते थे। तो गांधी जी के पद चिन्हों पर तो चलिए, नाम बेचिएगा गांधी जी का, और कपड़े चाहिए आपको बड़े बड़े ब्रांडेड टी शर्ट और बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े। तो मुझे लगता है कि ये मानसिकता लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी नहीं चलेगी, और ये मानसिकता इंडी गठबंधन के किसी व्यक्ति के पास नहीं चलेगी जी। उनके चप्पलों को देखा है आपने, कितने महंगे चप्पल होते हैं। कंपनी का नाम बता दूंगा तो उस पर भी ईडी का रेड उन पर पड़ जाना चाहिए। ये कहाँ से आया? अब जहां तक लालू यादव की बात हो रही है तो उनके लाडले की भी बात होनी जरूरी है। अभी ये आप ही के गठबंधन के द्वारा ये बार बार जो है आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी पे कि तेजस्वी यादव जो है मतलब क्रिमिनल, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है बिहार के, उनके साथ जो है विदेश यात्रा पर है। तो उस पर क्या कहिएगा? लालू प्रसाद यादव भी उस प्रकार की हरकतें करते थे। कौन सा नया चीज है? लालू प्रसाद यादव के बंगले में आपराधिक मानसिकता के लोग उनके साथ बैठते थे। तेजस्वी यादव भी यही करते हैं। रमीज कौन है बताइए ना? उनके परिवार के खुद उनकी बहन ने आरोप लगाया जी। तो जो अपराधी हैं, आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, दूसरे राज्य के जो भगोड़े हैं, वैसे लोगों के साथ वो घूम रहे हैं बिहार की जनता को छोड़ के। नेता प्रतिपक्ष है ना, जिम्मेदारी को समझिए। या फिर उम्र के साथ साथ आपकी बुद्धि जो है उतनी ही घटती जा रही है क्या? उम्र बढ़ रहा है, बुद्धि घट रही है। तो मुझे लगता है कि उम्र के साथ बुद्धि भी बढ़नी चाहिए। अब रही बात, मैं बार बार कहता हूं, व्यवहारिक शिक्षा नहीं होगी, सांसारिक शिक्षा नहीं होगी, तो व्यक्ति इस प्रकार तो करेगा ही। पाश्चात्य सभ्यता के करीब तेजस्वी दिखाई देते हैं, लेकिन देश में ही सनातन से नफरत है। सनातन की कोई बात करे तो ये लोग कहते हैं कि धर्म की बात करता है। इस प्रकार से धर्म को देखते हैं ये लोग, जैसे लगता है कि कोई अछूत चीज हो। केवल पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से भाग करके आ जाते हैं, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उनको अपने बच्चों की तरह पाल रही है, और उसी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ इन लोगों का गठबंधन है। वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ ये लोग बैठते उठते हैं, और वैसे ही रोहिंग्या मुसलमानों को जब देश की सरकार बाहर निकालने का काम करती है, आदरणीय गृह मंत्री कहते हैं कि डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और फिर डिस्ट्रॉय करेंगे, हटाएंगे उसको जी। डिपोर्ट करेंगे, भगाएंगे उसको, तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं, ये लोग विधवा विलाप करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर कोई आफत आ गई हो, रोहिंग्या मुसलमान ना हुए, कोई उनका रिश्तेदार हो, इस तरीके की हरकतें करने लगते हैं। लेकिन देश में जो धर्मोरक्षिता रक्षिता की बात करता है, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो सनातन हमें एकजुटता का पाठ पढ़ाता है, उसके खिलाफ लगातार ये बोलते हैं। ये तो राम मंदिर भी नहीं गए पूजा करने के लिए, इनको शर्म नहीं आती है क्या? जब नवरात्रि आती है तो मछली खा के दिखाते हैं। जनता ने मछली दिखाने वाले को भी 0 पे आउट कर दिया, और जनता ने बताया कि देखो तुम सर्कस के रथ पे सिंहासन लगा के ये जो मछली का आइटम दिखाते हो, तुमको वहीं जाना पड़ेगा। जनता ने उसको भी वहीं भेज दिया। इनका डिप्टी सीएम भी फिरार है जी, और इनका नेता प्रतिपक्ष भी फिरार है जी। आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, तो पश्चिम बंगाल पर भी थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार एनडीए का पूरा फोकस जो है अभी पश्चिम बंगाल पर कहीं ना कहीं केंद्रित नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एक मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठ रहा है कि वहां पर बाबरी मस्जिद बनाना है। ये खुद वहां के नेता ही बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद मुझे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस पर आप क्या कहिएगा? एक बाबरी मस्जिद हमने तोड़वाया, माननीय कोर्ट ने तोड़वाया, फिर से बना ले, फिर से तोड़ देंगे। जहां जहां आपकी सरकारें हैं बना लीजिए ना। आखिर चुनाव के पहले ये मुद्दा उठाना क्यों? वही तो बोल रहा हूं ना, ये चिढ़ाना है,
ये एक तरीके से इन लोगों को चिढ़ाना है। बाबर कौन था? इतिहास का गुंडा। जी। ये औरंगजेब कौन था? इतिहास का गुंडा। इतिहास में जिन लोगों ने गुंडई की, जो आपराधिक मानसिकता के लोग थे, वैसे ही गुंडों का महिमा मंडन करके अगर कहीं पे कोई बाबरी मस्जिद बना दे, जो देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों के लिए कोई, और देश को विभाजनकारी शक्तियों के साथ होकर के कोई मस्जिद के नाम पे कुछ भी बना दे, तो मुझे लगता है कि इस देश में जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो भी स्वीकार नहीं करेंगे। औरंगजेब तो भारत का नहीं था, बाबर तो भारत का नहीं था, बाबर तो इतिहास का गुंडा था। अब कुछ लोगों को अपनी पैदाइश गुंडों में दिखाई देती है, कुछ लोगों को अपनी पैदाइश जो है वैसे ही लोगों के साथ दिखाई देती है, अपना डीएनए बाबर में दिखाई देता है, तो वो देश की बात थोड़े ना करेंगे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बाबर को अपना बाप मानने वाले कुछ लोग हों। आखिर ममता बनर्जी इस चीज पर मतलब रोक क्यों नहीं लगाती है? जब उन्हीं के पार्टी के नेता भी इस चीज में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तब आखिर ममता बनर्जी के द्वारा इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान पश्चिम बंगाल के लिए खतरा है, बांग्ला भाषी लोगों के लिए खतरा है। बांग्ला भाषी लोगों में पश्चिम बंगाल के हिंदू, पश्चिम बंगाल के मुसलमान, पश्चिम बंगाल के सिख, पश्चिम बंगाल के ईसाई, पश्चिम बंगाल के आदिवासी समाज के लोग आते हैं। अगर बांग्लादेश से भागे हुए भगोड़े रोहिंग्या मुसलमान पश्चिम बंगाल में आते हैं, तो उससे पश्चिम बंगाल के लोगों की नौकरी जाएगी, पश्चिम बंगाल के लोगों का जो आर्थिक हित है वो समाप्त होंगे, और रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन के कारण पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने गोद में बैठा के खिला रही है, अपने आंचल के छाव में जिस तरीके से पाल पोस रही है, उसके कारण पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, दीपावली, होली जैसे पर्व जो हैं वो बाधित होते हैं, हिंदुओं को मारा पीटा जाता है। पश्चिम बंगाल में 5 किलो अनाज के लिए मुस्लिम महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का, जो पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं, उनका बलात्कार जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडे करते हैं। और जब वोट लेने की बात होती है तो बांग्ला भाषी होने के नाम पर सबको मैनिपुलाइज्ड करके और सबको भड़का के ये लोग वोट लेने का काम करते हैं। जो लोग वोट नहीं देते हैं वैसे लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये सत्ता के संरक्षण में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती है जी। और उनके गुंडे करवाते हैं। तो ममता बनर्जी जैसे जो लोग हैं उनको मुझे लगता है कि इस बार बंगाल की जनता स्वयं चुनौती दे रही कि गली गली में जो गुंडा गैंग बना के रखने का काम ममता बनर्जी ने किया है, वैसे गुंडों को सबक इस बार बंगाल की जनता सिखाएगी। और एक भी भारतीय जनता पार्टी अथवा सामान्य लोगों पर अगर इन लोगों ने अत्याचार किया तो उसका जवाब इनको बहुत भारी पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। जिस तरीके से आपने सुना कि 10 सर्कुलर सरकारी आवास राबड़ी देवी के खाली करने की बात के बाद काफी ज्यादा मुद्दा जो है वहां का गर्मा गया है। रातों रात सामान धीरे धीरे खाली कराया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, खास करके बीजेपी जेडीयू यानी कि एनडीए गठबंधन के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि राबड़ी आवास में खजाना दबा हुआ है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन दिनों ये मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। खैर अब आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। तो आज के इस चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।